हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू विल बी गुड। दोस्तों, मैं हूं नाजिम अली उस्मानी। हमारे यूट्यूब चैनल हाईवे एग्ज़ाम पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट कर रहा हूं हिंदी का स्पेशल बैच, जो कि स्पेशल यूपीएसआई के लिए लगाया गया है। आपको मालूम होगा एक नोटिफिकेशन और आ चुका है कॉन्फिडेंशियल एसआई एएसआई का, उसमें भी हिंदी कंपलसरी है। दोस्तों, इस बैच को पढ़ने के बाद में आपको कभी भी हिंदी में रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कॉन्सेप्ट के साथ हम हिंदी के इस बैच को कंप्लीट करेंगे। और जैसे दोस्तों जिन्होंने हिंदी पढ़ रखी है वो भी इस बैच को पढ़ें, और जो हाई स्कोर नहीं कर पाते हिंदी में, इस बैच को पढ़ने के बाद में हाई स्कोर कर पाएंगे। और दोस्तों जिन्होंने हिंदी नहीं पढ़ी है वो इस बैच को पढ़ने के बाद में कहीं भी आपको हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे साथ नोट्स बनाते हुए चलें। यूपीएसआई, यूपी पुलिस, लेखपाल वीडियो, पीईटी, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हाई स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप वर्दी के सपनों को पूरा करना चाहते हैं और हिंदी में हाई स्कोर करना चाहते हैं, सिलेक्शन तक पहुंचना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इस बैच को ज़रूर पढ़ें। मैं स्टार्ट कर रहा हूं वर्णमाला से इस चैप्टर हिंदी को, और इस चैप्टर को हम करने के बाद में वर्णमाला के जितने भी जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के हम क्वेश्चन एक आंसर उस टाइप के क्वेश्चनों की एक टेस्ट सीरीज लगाएंगे दोस्तों। और हम इसको जीरो लेवल से पढ़ेंगे कि भाषा का जन्म हुआ कहाँ से। आपको कहीं भी कितने भी डीप में पूछेगा तब भी आप आंसर दे पाएंगे इस बैच को पढ़ने के बाद में। दोस्तों शुरू करते हैं इस क्लास को। हम सबसे पहले जानते हैं भाषा का जन्म कहाँ से कैसे हुआ। भाषा शब्द संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है। और भाष का अर्थ है बोलना। भाष का अर्थ है बोलना। दोस्तों इस लाइन को ध्यान से देखें। भाषा की सार्थक इकाई, वाक्य है। और वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध से छोटी और पदबंध से छोटी इकाई पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द। पद और शब्द से और पद से छोटी इकाई और पद से छोटी इकाई, पद से छोटी इकाई
पद से छोटी इकाई अक्षर अक्षर है और अक्षर से छोटी इकाई अक्षर से छोटी इकाई अक्षर से छोटी इकाई अक्षर से छोटी इकाई इकाई बढ़ या ध्वनि है। दोस्तों इस चीज़ को एक्स्ट्रा ना समझें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। UPSSC बहुत बार पूछ चुका है। इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ क्वेश्चन इसमें पूछे कैसे जाते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आपसे पूछ ले भाषा शब्द किस भाषा से लिया गया है, तब आपको मालूम है भाषा शब्द जो है संस्कृत से लिया गया है ये भाषा शब्द। अब इसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण या ध्वनि। अब आपको मालूम है, आप आसानी से बता दोगे। अगर आपसे पूछता है भाषा की सार्थक इकाई क्या है, आप बता दोगे वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई क्या है, तो आप बता दोगे उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई पूछता है तो आप बता दोगे पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई पूछेगा तो आप बता दोगे पद या शब्द। और पद से छोटी इकाई अक्षर, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अक्षर से छोटी इकाई जब पूछे तो आप ये आंसर दोगे। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। चलिए चलते हैं, वर्णमाला देखते हैं। वर्णमाला की परिभाषा क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण के स्थान पर उच्चारण के स्थान पर 45 वर्ण 45 वर्ण ये होते हैं हमारे 10 स्वर और 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन। 10 स्वर 35 व्यंजन। अब वो आपने सुना होगा 52 वर्ण, तो 52 वर्ण होते हैं हमारे लेखन आधार पर। लेखन के आधार पर लेखन के आधार पर 52 वर्ण। लेखन के आधार पर 52 वर्ण ये होते हैं हमारे 13 स्वर प्लस 35 व्यंजन। 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन। 4 संयुक्त व्यंजन ये होते हैं हमारे 52 वर्ण। तो इसको नोट करते हुए चलें, क्योंकि आप अपने हाथ से नोट करेंगे, रजिस्टर बनाएंगे तो आप शायद कभी नहीं भूल पाएंगे इसको। आपको हमेशा याद रहेगा, ये अपने हाथ का नोट्स हमेशा काम में आता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं। दोस्तों ये दे रखा है हमें स्वर
स्वर की परिभाषा जानते हैं, व्यंजन दे रखा है। तो दोस्तों ये है स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, स्वर कहलाते। स्वर की सहायता से स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। जिनकी संख्या 13 थी, इन 13 स्वर को लिख लेते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ, कोमा, आ, ई, ये आ गई हमारी ई, मात्रा वाली लग जाएगी, ओ, कोमा, ओ, ये आ जाएगा हमारा रे, ए, ओ, ये है हमारा अंक दोस्तों ये हो गए हमारे 13 स्वर जो स्वर पूछे जाते हैं। अब जानते हैं व्यंजन की परिभाषा। हम स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन में ए मिला होता है और परंपरागत रूप से इनकी संख्या 33 मानी गई है और इनमें द्विगुण व्यंजन मिलाकर 35 हो जाती है। तो लिख लेते हैं इसको। स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन व्यंजन कहलाते, व्यंजन व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन में, प्रत्येक व्यंजन में, व्यंजन में ए स्वर मिला होता है, ए स्वर मिला होता है। परंपरागत रूप से, परंपरागत रूप से इनकी संख्या 33 मानी गई है और द्विगुण
व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, व्यंजन को जोड़कर 35 हो जाती है, 35 हो जाती है। तो आप इसको ध्यान में रखें और नोट करते हुए चलें। आप शायद भूल नहीं पाएंगे कभी भी अगर आप अपने हाथ से नोट बनाते हैं खुद ही तो। और आपको एसआई के एग्ज़ाम में जो हम हिंदी कंप्लीट कराएंगे उससे बचकर कुछ नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट के साथ डीप में जाके पढ़ेंगे, हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो पूछी जाती हैं। ये हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं, इसमें क्वेश्चन हमें कैसे मिलते हैं और व्यंजनों का वर्गीकरण और स्पर्श व्यंजन की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन की परिभाषा है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी विशेष स्थान, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होंठ का स्पर्श करते हुए निकले तब वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों ये है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, ये होते हैं हमारे कंठ, तालु, मूर्धा, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होंठ का स्पर्श करते हुए निकले उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन स्पर्श व्यंजन के वर्ग स्पर्श व्यंजन का वर्ग है। अब दोस्तों ये स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं इन्हें जान लेते हैं और क्वेश्चन हमें कैसे मिलते हैं स्पर्श व्यंजन से देख लेते हैं। यह है कै वर्ग, कै वर्ग, चै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, टै वर्ग, यह है हमारा पा वर्ग। अब दोस्तों ये कि आपने देखा होगा अगर एग्जाम दिया है तो ये पूछा जाता है कंठ ध्वनि कौन सी है, ओष्ठ है, मूर्ध है, तालु, दंत, इस तरह से क्वेश्चन मिलते हैं।
तो आप जान लेते हैं इसको। तो ये होता है हमारा कंठ है। ये होता है हमारा तालव्य, तालव्य। ये होता है मूर्धन्य, मूर्धन्य। ये होता है दंतीय, दंतीय। ये होता है ओष्ठीय, ओष्ठीय। ये आ जाएगा हमारा कै वर्ग। ये आ जाएगा कै, ख, ग, घ, अड़। अड़। ये आ जाएगा हमारा च वर्ग, च, छ, ज। ये आ जाएगा झ, अड़, जिसे आप ओया कहते हैं। और ये आ जाएगा हमारा ट, ठ, ड, ढ, अड़। ये होता है तय वर्ग हमारा ता, था, द, ध, ये है ना। ये पै वर्ग। ये आता है पै, फ, ब, भ, पै, फ, ब। ये होता है भ। ये आ जाएगा मैं। दोस्तों पंचवर्ग तो हमारा ये आ गया, लेकिन इससे अलग हमें स्पर्श व्यंजन ये कहलाते हैं। और इसमें आपको कंठ है, मूर्ध है, तालव्य है, इससे अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो उसको वो और जान लेते हैं क्या क्या होते हैं। इसकी सारणी को बनाएं, हमारे साथ साथ नोट करते हुए चलें, क्योंकि अगर आप इसको नोट कर लेते हैं तो आप ना ही तो इसे भूल पाएंगे कभी, और आपको सारणी बनाते बनाते ये याद हो जाएगा। तो दोस्तों इसको सारणी को बना लें। ये है हमारा इसमें आपको देखने मिलेंगे अघोष, सघोष, अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन, अल्पराड़, महाप्राड़। ये सारे व्यंजन कैसे कैसे क्वेश्चन मिलते हैं ये और जानेंगे हम इसमें। तब देख लेते हैं हम। दोस्तों आपने देखा होगा कंठ ध्वनि, कंठ में पंचवर्ग में तो ये दे रखा, लेकिन इससे अलग कुछ और ध्वनियाँ होती हैं हमारी, जो शायद किताब में ही पंचवर्ग यही बना हुआ होता है, और कुछ किताबों में दे रखा है, कुछ में नहीं दे रखा। तो देख लेते हैं वो क्या क्या और होते हैं इससे अलग हमारा। ये होता है हमारा ए, आ, और ये आ जाएगा आ। ये तालव्य में आ जाएगा ई, या, और ये आ जाएगा से। ये आ जाएगा हमारा मूर्धन्य में ऋण, कोमा, से। ये आ जाएगा दंतीय में ल और सा। ये आ जाएगा ओष्ठीय में ऊ, और ये आ जाएगा ऊ। दोस्तों ये ध्वनि भी इसी में होती हैं, इसको सारणी में ऐड कर लें। इसमें देखते हैं क्वेश्चन कैसे मिलते हैं, अघोष कौन से होते हैं। तो दोस्तों अघोष की परिभाषा तो ये है, क्या अघोष जो होते हैं इसमें वर्ग में से हमें कैसे पहचानने, वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन अघोष होता है, और वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन सघोष होता है। और बात करें अल्पराड़ और महाप्राड़ की, तो इस वर्ग का पहला तीसरा पांचवा क्या होता है हमारा अल्पराड़ होता है, दूसरा और चौथा हमारा महाप्राड़ होता है। नोट कर लेते हैं इसको हम, अल्पराड़ महाप्राड़ को। और ये जो है दोस्तों पांचवी वाली लाइन, ये स्पर्श व्यंजन के जो पंचमाक्षर होता है वर्ग का, वो नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। इसको भी नोट कर लेते हैं, मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों ये है पहला होता है हमारा अल्पराड़, और क्या होता है तीसरा और पांचवा, ये होता है हमारा अल्पराड़,
और ये क्या होता है हमारा, ये भी अल्पप्राण होता है, अल्पप्राण। और क्या होता है हमारा दूसरा चौथा क्या होता है दोस्तों, ये होता है महाप्राण। दूसरा चौथा होता है महाप्राण, ये है महाप्राण, दूसरा और चौथा। दूसरा चौथा व्यंजन होता है हमारे महाप्राण। अब जानते हैं अघोष और सघोष। ये होता है हमारा अघोष पहला, और दूसरा क्या होता है, ये भी अघोष होता है। तीसरा चौथा पांचवा ये होता है हमारा सघोष, या आप इसे घोष भी बोल सकते हो, घोष खाली ओनली घोष। तो ये होता है सघोष, सघोष, सघोष। और दोस्तों मैं जो इसकी पाँच में की बात कर रहा था, पंचमाक्षर जो होते हैं ये, इसको हम नासिक्य भी कहते हैं। इसको नोट कर लें, इसको नासिक्य भी कहते हैं। इसको नासिक्य व्यंजन भी कहते हैं। इस पूरी लाइन को हम इसको नोट कर लें। और आपसे पूछे कंठ ध्वनि कौन सी है, कैक है, गैग है, अड़ा, ये ना दे के अगर वो आपको इनमें से भी कोई एक दे दे तब इसे आंसर करेंगे। और इसी तरह से तालव्य का दे रखा है ये, और इसको ये नोट और कर लेते हैं दोस्तों। ये जो है ना, इसे हम मौखिक स्वर, मौखिक या निर्नुनासिक, आपको ये नाम से दे दे वो निर्नुनासिक, निर्नुनासिक। दोस्तों ये सिर्फ ये जो बता रहा हूँ मौखिक दोस्तों सिर्फ ये होती है, ये दो ध्वनियाँ। कभी आप नीचे वाले को भी इसी में लिख लें कि सारी मौखिक हैं, सिर्फ ये मौखिक स्वर के नाम से दे देगा या निर्नुनासिक के नाम से दे देगा, तब आप इसको आंसर कर देंगे। और इससे अलग अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो वो ये हो सकता है, आपसे पूछ लेगा कंठोष्ठ बताइए, कंठोष्ठ ध्वनि पूछ लेगा आपसे वो, तब आप इसको क्या करेंगे, कंठोष्ठ को ये करेंगे आप ओ कॉमा आओ। दोस्तों अगर इससे अलग आपसे पूछ लेता है वो कंठ तालव्य है, तब आप कंठ तालव्य में क्या करेंगे, कंठ तालव्य में आप करेंगे ए कोमा ए। आपसे अगर पूछ लेता है इससे अलग वो कुछ और, तो आपसे पूछ लेगा ओष्ठ या ओंठ, तो आप उसमें करेंगे ओष्ठ में या ओंठ दे देगा नाम वो आपको, तब आप करेंगे इसमें ओ कौमा बड़ा ऊ। अब दोस्तों ये हो गया आपसे कंठतालव्य, या फिर पूछ लेगा आपसे दंतोष्ठ। तो तब दोस्तों एक क्वेश्चन और बच रहा है जो आपसे पूछ सकता है, उसको भी जान लें। तब ये पूछ लेगा आपसे, बताइए दंत्योष्ठ कौन से होते हैं, दंत्योष्ठ, तब आप आंसर करेंगे वह। दोस्तों इस सारणी को ध्यान से बना लें। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन बताऊं कि किस तरह से पूछेगा आपसे। आपसे कह देगा क्या बताइए तालव्य ध्वनि कौन सी है, तो ये तालव्य व्यंजन बताइए कौन सा है, तब आपको एक ऑप्शन दे देगा। एक तो जैसे आपको ये दे दिया तालव्य में, और आपको जैसे उसके अलावा दे देगा, आपको ये दे देगा या फिर ये दे देगा या ये, तीन ऑप्शन ये दे देगा। अब आपको पहचानना होगा तालव्य में से कि कौन सी तालव्य ध्वनि है। तब आपको अगर ये सारणी याद होगी तो आप राइट आंसर इसे करेंगे, क्योंकि ये तालव्य है। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो
तो वो हमें कमेंट कर सकता है। इसको सारणी को बना लें ध्यान से। इससे अलग दोस्तों वर्णमाला में कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और हम इसका एक नेक्स्ट पार्ट और बनाएंगे। वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगी और हम इसके बाद में नेक्स्ट एक टेस्ट सीरीज लगाएंगे, जो आपको हर एक आंसर पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में मिलेंगे, और प्रीवियस क्वेश्चन रखेंगे हम जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। दोस्तों ये और आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे कुछ इस तरह के। आपसे पूछ लेता है वो ऊष्म व्यंजन, तो आप ऊष्म व्यंजन में क्या करेंगे, आपको ये ऊष्म व्यंजन होते हैं आपके ये से, कोमा से सा, ये हो जाएगा हमारा। हाँ दोस्तों ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। और आपसे पूछ ले संयुक्त व्यंजन बताइए, तब आपके संयुक्त व्यंजन ही होंगे हमारे छ, त्र, ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा सिर। दोस्तों अगर वो पूछ लेता आपसे गृहीत या आगत, तो दोस्तों ये जो होते हैं ना गृहीत या आगत, हमारे ये व्यंजन होते हैं हमारे जो हमें विदेशी व्यंजन है, विदेश से लिए गए हैं, जो हमारे हैं कि नहीं है। तो ये दोस्तों आपको मालूम होगा, एक तो ये होता है हमारा ओ, ये ओ है हमारा, ये ओ, ये आ जाएंगे हमारे कै, खे, और ये हो जाएगा हमारा गे, जय, जा, फा। ये हो जाएंगे दोस्तों हमारे गृहीत या आगत। अब पूछ लेता आपसे अंतःस्थ व्यंजन बताइए, तब आप बताएंगे ये होते हैं हमारे या, कोमल रा, कोमल ल, कोमल बा। इनको ध्यान में रखें। अगर वो पूछ लेता है आपसे वर्ष व्यंजन, तब दोस्तों ये होते हैं हमारे रे, ले, से। अब ये पूछता है हमसे स्वर यंत्र मुखी व्यंजन बताइए कौन से हैं, तो ये हमारा एक ही होता है स्वर यंत्र मुखी, ये होता है हमारा है। अब ये पूछ लेता है हमसे प्रकंपित या लुंठित, तो दोस्तों ये होता है हमारा रा। और दोस्तों ये पूछ लेता है हमसे पार्श्विक, तब ये होता है हमारा ले। और स्पर्श संघर्षी क्या होते हैं दोस्तों हमारे, ये होते हैं हमारे छ वर्ग, छ, इसमें पांचवा नहीं लेते हैं, छ, जा, झ, ये हमारे स्पर्श संघर्षी होते हैं। ये पूछ रहा, ये लिख रहा है हमारा संघर्षहीन सहप्रभा या अर्धस्वर, इनमें से कोई भी नाम दे दे, अर्धस्वर व्यंजन अर्धस्वर पूछ ले, या फिर आपसे कह दे संघर्षहीन सहप्रभा, तो ये होते हैं हमारे या, कोमा, बा। दोस्तों ये हमारे अर्धस्वर होते हैं, नोट कर लीजिए इसे फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम अग्र स्वर, पश्च स्वर, और जो आगे वर्णमाला में जो भी रह गया उसको जान लेते हैं हम। इसको नोट करते हुए चलें साथ में, मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। यह दोस्तों मात्रा के आधार पर, तो ये हो जाएगा हमारा, जान लेते हैं ह्रस्व स्वर क्या होते हैं हमारे। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगे या एक मात्रा का, तो आपको वह हमारा ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और आपको मालूम होगा इसमें ह्रस्व स्वर में कई बार ये भी पूछा है कि कितने स्वर होते हैं, तो वो हमारे 4 होते हैं, उन्हें जान लेते हैं। जिन स्वरों का
स्वरों का उच्चारण करते समय जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगे, कम समय लगे, या कह सकते हैं एक मात्रा। तब वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। तब वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। तो दोस्तों इन्हें जान लेते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। ये होता है हमारा आ, ए, ओ, और ये होता है हमारा ऋ। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे 4 जो ह्रस्व स्वर होते हैं। और दोस्तों जानते हैं हम दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय दीर्घ समय लगे, कह सकते हैं 2 मात्रा वाला। तो दोस्तों जानते हैं ये कौन कौन से होते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय अधिक समय लगे, या 2 मात्रा कह सकते हैं। तब वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो दोस्तों ये जान लेते हैं ये कौन कौन से होते हैं। ये होते हैं हमारे बड़ा आ, ई, ओ, और ये होते हैं ओ, ये होता है हमारा ओ, नहीं दोस्तों ये होता है हमारा ए, आई, ओ, और ये होते हैं आओ, दीर्घ स्वर। अब जान लेते हैं दोस्तों प्लुप्त स्वर क्या होते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय दीर्घ से भी अधिक समय लगे,
अधिक समय लगे। तब दोस्तों कह सकते हैं और इनका प्रयोग, जिनका प्रयोग नाटक आदि में किया जाता है। ये होते हैं हमारे जैसे ये होता है राम का बहुत प्रयोग के ज़्यादा यूज किया जाता है नाटक आदि में, तो ये हो जाएगा हमारा रा प्लस मा। दोस्तों आप रा को बोल के देखिए, बिना मात्रा के ही बोल के देखिए, इसके बिना, तब भी आप दीर्घ से अधिक समय लगाएंगे। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं रा पे और मै पे। अब दोस्तों आपने आयोगबा पढ़ा होगा, क्या आयोगबा होते कौन से हैं, तो आपको मालूम होगा, लेकिन आपको शायद ये मालूम नहीं हो कि आयोगबा इन्हें कहते क्यों हैं। किशोरीदास वाजपेयी ने ने तो इन्हें न स्वर और न ही व्यंजन माना। न ही व्यंजन माना। किशोरीदास वाजपेयी इन्हें आयोगबा कहते हैं। आयोगबा कहते हैं जिनका प्रयोग, जिसका अर्थ है प्रयोग न होने पर भी साथ रहना। जिसका अर्थ है प्रयोग न होने पर भी साथ रहना। ये होते हैं हमारे आयोगबा। तो दोस्तों इनको उतार लें, नोट कर लीजिए इन्हें। बहुत ही सारी चीज़ें काम की हैं ये, इनमें से सब जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको हमेशा काम में आएगा। आप यूपीएसआई में अगर बैठते हैं या आपको कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम में बैठते हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दोस्तों, तो आपको इसमें से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। अगर बड़माला से अगर वो क्वेश्चन पूछता है तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें से आंसर क्वेश्चन नहीं बच पाएगा। और इसके बाद में हम एक आपको टेस्ट पेपर कराएंगे इसका, बड़माला का ही। बड़माला जब पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, इसको नोट कर लीजिए। उतार लीजिए दोस्तों इसको। ये है हमारे जीभ के आधार पर जो अग्रस्वर, पश्चस्वर, मध्य स्वर, इनको जान लेते हैं हम। जीभ के आधार पर अग्रस्वर की परिभाषा लिखते हैं, देखते हैं चलो क्या है दोस्तों। ये है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का अगला भाग काम करता है
वह हमारे अग्र स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का अगला भाग काम करता है, तब वह अग्र स्वर कहलाते हैं। अग्र स्वर कहलाते हैं। तो ये देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से होते हैं। ये होता है हमारा ई कोमा ड़ी कोम ए आई, ये होते हैं हमारे अग्र स्वर दोस्तों। अब जानते हैं पश्च स्वर क्या होते हैं। हमारे पश्च स्वर होते हैं दोस्तों हमारे जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला भाग काम करे, वह हमारा पश्च स्वर कहलाते हैं। तो दोस्तों ये जान लेते हैं हम कौन से जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला भाग काम करता है, तब वह पश्च स्वर कहलाते हैं। दोस्तों इसको नोट करते हुए चलें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। इसको हम हमेशा हमारे काम में आएगी। तो दोस्तों ये हमारे जान लेते हैं ये कौन से होते हैं। ये होते हैं हमारे आ, और ये होता है उ, ओ, और ये होता है हमारा औ। ये हमारे पश्च स्वर होते हैं। अब जानते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर क्या होता है हमारे जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग काम करता है। मध्य भाग बीच का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य या बीच का भाग काम करता है।
तब वह मध्य स्वर कहलाते हैं। तो दोस्तों ये होता है हमारा मध्य स्वर होते हैं हमारे ये आ। और दोस्तों ज़्यादातर तो यही पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी ये ना देके आपको अगर ये दे दे हा, तब हम इसको आंसर करेंगे। इसको नोट कर लें, ध्यान में रखें। और जिस किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो वो हमें कमेंट कर सकता है कोई भी हिंदी में, और हम इस हिंदी के बैच को कंप्लीट कोर्स करेंगे इस हिंदी को। चलिए दोस्तों चलते हैं। तो हाँ दोस्त, इसमें ये और नोट कर लें, ये रह गया, सॉरी, इसको ज़रूर नोट कर लें, ये भी इसमें आता है फर्स्ट स्वर में। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, और आपको अगर हमारी क्लास वीडियो सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो ये सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। थैंक यू।